हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है आरबीआई की। तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया है 0.25% से, मतलब 6% पे कर दिया गया है। अच्छी चीज है, बट उन्होंने जो जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसको थोड़ा सा कम किया है। अगर ओवरऑल बात करके चले तो आरबीआई के हिसाब से Q1 6.5% से ग्रो करेगा, Q2 6.7, Q3 6.6 और Q4 6.3% से ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। इंटरेस्ट रेट कम होने का एक फायदा ये होता है कि आपको घर सस्ते मिल सकते हैं, गाड़ियां सस्ती मिल सकती है। अगर पर्सनल लोन लेना है तो वो भी सस्ता मिल सकता है। कहीं ना कहीं अगर आपको पैसा सस्ता मिलेगा तो आप ज्यादा पैसा लोगे मार्केट से और उसको खर्चा करोगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी इंप्रूव होती हुई दिखाई देती है। और यहाँ पर रेपो रेट कम करने के बावजूद इन्होंने जीडीपी फोरकास्ट को कम किया है। रीजन क्या है? जो यूएस के टैरिफ लगे हैं। आरबीआई के गवर्नर का कहना है कि हमको कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो यूएस का टैरिफ है 26% लगाया गया है, तो एज इन कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं है। पहले उन्होंने 6.7% की प्रोजेक्शन रखी थी फाइनेंशियल ईयर 26 की, उसको अब 6.5% पे कर दिया है। मतलब थोड़ा सा ही कम किया है प्रोजेक्शन को। अगर इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन की बात करके चले तो 4% पे उसको किया है, जो कि पहले 4.2% था। तो मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, इसलिए ही रेपो रेट हमको इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है, मतलब घटता हुआ दिखाई दिया है। बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उसके चक्कर में जो बिलियनियर्स है वो अपनी कंपनी को प्राइवेट करने का प्लान कर रहे हैं। मतलब जो लिस्टेड कंपनियां होती है, जैसे इंडिया के अंदर सेंसेक्स है ना, तो मान के चलो रिलायंस लिस्टेड कंपनी है, तो रिलायंस शेयर मार्केट पे लिस्ट है और बहुत नेगेटिव खबर आती है तो 20-30% तक मान लो रिलायंस क्रैश करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रिलायंस वालों को ऐसा लगता है कि भाई क्यों ना इसको प्राइवेट कर दिया जाए, अपनी कंपनी खुद ही खरीद ले, क्योंकि हमको नहीं लगता कि मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है उससे हमारी राइट वैल्यू कंपनी की निकल पाएगी। तो जो वर्ल्ड के 500 रिचेस्ट इंडिविजुअल है वो यही प्लान कर रहे हैं कि भाई ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है इसके चक्कर में कंपनीज को प्राइवेट कर दिया जाए। साथ में एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है अभी लास्ट जो क्रैश दिखाई दिया था कुछ टाइम पहले, वो एक अच्छा टाइम था बाय करने का। बाकी पता ही नहीं भाई क्या सीन होगा। बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिन का टैरिफ पॉज लगाया है, इसके चक्कर में मार्केट तो बहुत खतरनाक तरीके से रिस्पॉन्ड करती हुई दिखाई दी है। आप एक बार चार्ट को देखो भाई कैसे भागा, चाहे डॉ की बात कर लो, नैस्डैक की बात कर लो, एसएनपी की बात कर लो, सब के सब भागते हुए दिखाई दिए। रीजन क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है जो उन्होंने अभी नया टैरिफ लगाया उसके लिए 90 दिन का पॉज लगा रहे हैं वो, ताकि सब कुछ सेटल डाउन हो सके। अब इस पॉज के अंदर चाइना इंक्लूड नहीं किया गया है और उन्होंने बोला है जो बेसिक 10% है वो तो एप्लीकेबल रहेगा इस 90 दिन के अंदर भी। तो यही रीजन है कि मार्केट भागती हुई दिखाई दी है। एटलीस्ट कंपनीज को 90 दिन का टाइम तो मिल गया है। 90 दिन में फैक्ट्री तो नहीं लगेगी, बट आप माल इकट्ठा कर पाओगे यूएस के अंदर, ताकि कल को टैरिफ बढ़ भी जाए तो तुम बेच सको। अब जब लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी वहां पर मैंने बोला था डोनाल्ड ट्रंप भाई कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है। तो बहुत सारे लोगों की मैंने कमेंट देखी, उनका कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप सही कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत बेटर हो गए वगैरह वगैरह। अब बात यह है कि ना लोगों को थोड़ी समझ कम है, क्योंकि शायद उनको आइडिया नहीं है फैक्ट्री लगाने में कितना टाइम लगता है। रियलिस्टिकली अगर कोई कंपनी फैक्ट्री लगाने का प्लान करती है, अगर उनको कोई पुरानी फैक्ट्री, बनी बनाई फैक्ट्री जहां पे एम्प्लॉयज चल रहे हैं, डूबती हुई बैंकरप्ट कंपनी मिल जाए तो बात अलग है। बट अगर आप स्क्रैच से फैक्ट्री बनाते हो, वहां पर आप हायरिंग करते हो, आप उन एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हो, सब कुछ करते हो ना, इस पूरे प्रोसेस में 2.5-3 साल तक भी चले जाते हैं। तो ऑन बुक्स कहानी बोलना आसान होता है कि भाई आ जाएगा 6 महीने के बाद में, 8 महीने के बाद में यूएस रिकवर हो जाएगा, क्योंकि आपने कहीं पे ब्लॉग पढ़ लिया, कहीं आर्टिकल पढ़ लिया। बट रियलिटी ये है एक्चुअली इतनी आसान कहानियां नहीं होती है। और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को भी यही चीज रियलाइज हुआ है, इसलिए 90 दिन का उन्होंने टैरिफ पॉज भी लगाया है। बाकी वो एरोगेंट तो हो गए हैं। अभी उनकी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, उन्होंने बोला है कि मैं मोस्ट सक्सेसफुल 100 दिन रहे हैं भाई ये हिस्ट्री के अंदर। मतलब आज तक इन जैसा काम किसी ने किया ही नहीं था। साथ में उन्होंने बोला है ये जो उन्होंने टैरिफ लगाया है ना, इसके चक्कर में जो बड़े बड़े लीडर्स है उनको कॉल कर रहे हैं और उनको चाटने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं दुनिया को दिखाने की कोशिश की है भाई मैं पावरफुल हूँ, सब मेरे नीचे है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा एरोगेंस था। बाकी रिपोर्ट्स तो ये कह रही है कि जो फार्मास्यूटिकल के इंपोर्ट्स है उसके ऊपर भी टैरिफ लगेगा। कितना लगेगा, क्या लगेगा, हर कैटेगरी पे लगेगा, अभी ये क्लैरिटी नहीं है। प्लान तो यही है यूएस के अंदर जो ड्रग कंपनीज है उसको भी लाया जा सके। बाकी चाइना वालों की बात करके चले तो अभी रिटेलिएशन टैरिफ तो लगा ही दिया था उन्होंने। साथ में उन्होंने यूएस से फिल्म्स को इंपोर्ट को बैन करने का प्लान किया है। मतलब हॉलीवुड मूवीज वहां पर नहीं आएगी। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से हॉलीवुड का नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। पहले ही ओटीटी के आने के चक्कर में हॉलीवुड डाउनफॉल के अंदर दिखाई दे रहा है
इनफैक्ट मैं कहूंगा सारे सिनेमाज डाउनफॉल के अंदर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ओटीटी ने कहीं ना कहीं इंटरेस्ट चेंज किया है लोगों का। अब ऊपर से चाइना जैसी बड़ी मार्केट अगर चली जाएगी तो दिक्कत है ना। चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट फिल्म मार्केट है, तो अगर वो मार्केट जाएगी तो कहीं ना कहीं यूएस की फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है। वीडियो में आगे चलने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी भाई साहिल खन्ना वाले चैनल के ऊपर केस स्टडी आ गई है, कोला और का आपसे वादा किया था, लेट नाइट आई है थोड़ी सी, हम थोड़े से शूट में कहीं बिजी थे, कोई आया हुआ था ऑफिस के अंदर, इस चक्कर में वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, क्योंकि मुझे रिव्यू मारनी थी डालने से पहले। बाकी मीशो वाली वीडियो भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, रिव्यू के लिए मेरे पास आ गई है, तो शायद मैं आज शाम को, वैसे आज शाम को नहीं, कल शाम को डालूंगा मीशो वाली वीडियो, जहां पर पूरा मीशो के बारे में आपको समझाऊंगा। बाकी चाइना वालों की बात करके चले तो उन्होंने अपने बैंक्स को बोला है कि भाई जो डॉलर परचेज होती है उसको कम करो और कन्वर्ट करो चाइनीज युआन के अंदर, क्योंकि भाई उनकी करेंसी का थोड़ा हाल बुरा हो रहा है। ये जो टैरिफ लगाया गया है उसकी वजह से इनकी इकोनॉमी में नुकसान तो पड़ रहा है। देखो सिंपल सी बात, ये जो टैरिफ लगा है इसकी वजह से मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना को नुकसान नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं यूएस को भी नुकसान होगा। ये वही है, आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ये वही वाला कोट है। यूएस चाइना से लड़ेगा तो चाइना भी वापसी लड़ेगा और दोनों के दोनों अंधे हो जाएंगे। बाकी अगर हमारी गवर्नमेंट की बात करके चले तो मुद्रा स्कीम के अंदर 33 लाख करोड़ रुपीस का लोन डिसबर्स किया गया है, ऐसा डेटा निकल के आ रहे हैं। मतलब कोलिटरल फ्री लोन होता है भाई ये, मतलब इसके लिए आपको कुछ गिरवी विरवी रखने की जरूरत नहीं है। कहा जा रहा है स्कीम के अंदर 52 करोड़ लोगों को लोन मिला है। 50% जो बोरोवर्स थे वो SC ST OBC से आते हैं और 11% माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। इस स्कीम ने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की भी मदद करी है। तो इस स्कीम के अंतर्गत ना 3 टाइप के लोन आते हैं। एक होता है शिशु, जहाँ पर 50,000 रुपए तक का आपको लोन मिलता है। फिर किशोर, जहाँ पे 50,000 से 5 लाख तक। फिर तरुण, जहाँ पर 5 लाख से 10 लाख तक का आपको लोन मिलता है। तो बढ़िया चीज है भाई, लोगों को कोलेटरल फ्री लोन मिल रहा है और पता नहीं भाई किसको मिल रहा है। मतलब मैंने तो ये सुना है, ऑल तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी पर्सनली लोन की, बट मैंने बहुत सारे लोग जो मेरे पास कंसल्टिंग के लिए आते हैं तो मैंने उनसे पूछा है, कहता भाई ये नहीं होता, हमारे देश में नहीं मिलता लोन इतनी आसानी से। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या कभी आपने ये वाले लोन के लिए ट्राई किया है? अगर किया है तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी हमारी गवर्नमेंट ने आधार ऐप निकाल दी है, इसमें फेस आईडी ऑथेंटिकेशन होने वाला है। अच्छी चीज है भाई। कहा जा रहा है इस ऐप से थोड़ा सा सीमलेस इंटीग्रेशन हो जाएगा, जहां पर हमको अपना आधार कार्ड निकालना होता है और जहां पर फोटोकॉपी करके देना होता है। जैसे अगर हम होटल्स की बात करके चले, शॉप्स की बात करके चले, एयरपोर्ट्स की बात करके चले, तो वहां पे ये कन्वीनियंट रहेगा। बाकी मेरे हिसाब से ये वाली चीज तो वहां पे भी चलती है ना, जो डिजी लॉकर था उसके थ्रू भी तो काम हो ही जाता था। होटल वाले तो भाई हार्ड कॉपी मांगते हैं, बाकी एयरपोर्ट पे तो मैंने डिजी लॉकर से ही सब कुछ सरवाइव किया है। बाकी गवर्नमेंट जो एप्स है ड्रीम 11 जैसी, उनको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के अंतर्गत लाने का प्लान कर रही है। इससे होगा क्या, ये जो कंपनीज होगी ये एक रिपोर्टिंग एंटिटी की तरह क्लासिफाइड हो जाएगी, मतलब जैसे बैंक क्रिप्टो कंपनीज होती है। अब इसकी वजह से इनके जो कंप्लायंस होंगे वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, इनको करना पड़ेगा बहुत कुछ, कि केवाईसी ढंग से करना है, रिकॉर्ड्स कीपिंग अच्छी करनी है, अगर आपको लगता है कोई गलत तरीके से ट्रांजेक्शन हुई है तो आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी है, कुछ गाइडलाइंस होगी उसका पालन करना पड़ेगा। तो सही चीज है भाई, मेरे हिसाब से ऐसा माना जाता है 25 से 30 बिलियन डॉलर का पैसा सर्कुलेट होता है ऑफशोर बेटिंग एप्स के अंदर, जिनके ऊपर टैक्स भी नहीं लगता और वो अनमॉनिटर्ड होता है। मतलब कहां से पैसा आके कहां चला गया नहीं पता लगता। बाकी मुथूट फाइनेंस की बात करके चले तो 9% वो क्रैश करता हुआ दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने गोल्ड लोन के ऊपर कुछ रूल्स निकाले, जो कि मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रूल है, जो कि होने ही चाहिए थे। पिछले कुछ टाइम से जो गोल्ड लोन का सेगमेंट है ना, वो 76% ईयर और ईयर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। जो मंथली ग्रोथ रही है ना गोल्ड लोन की, वो 50% से ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है सितंबर 2024 से ही कंपेयर करके चले तो इसके चक्कर में अब गवर्नमेंट टाइटनिंग करने का प्लान कर रही है। तो नए लोन के हिसाब से जो गोल्ड लोन की प्रैक्टिस होती है उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया जाएगा, कि भाई बैंक्स एनबीएफसी सभी एक ही तरीके से लोन देंगे, जहां पर ढंग से वैल्यूएशन करी जाएगी, ढंग से डिलीजेंस किया जाएगा, ढंग से ऑक्शन किया जाएगा, सब कुछ देखा जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज है। कई जगहों पे गोल्ड लोन के अंदर तो बैकग्राउंड चेक तक नहीं होता है भाई। बाकी इंडिया की बात करके चले तो 26 रफाइल फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं फ्रांस से 63,000 करोड़ के अंदर। जैसे ही डील साइन होगी
उसके 37 मंथ्स के अंदर, मतलब 3 साल के आसपास मान लो, हमको ये डिलीवरीज मिल जाएगी, जहां पर मॉडिफिकेशन भी हो रखा होगा इंडियन कैरियर्स के लिए। कहा जा रहा है इस पैकेज के अंदर वेपन, सिमुलेटर, स्पेयर पार्ट, क्रू ट्रेनिंग सब कुछ इंक्लूडेड है। इंडिया वाले जो प्लेन ले रहे हैं उसमें से 22 सिंगल सीटर होने वाले हैं और 4 ट्विन सीटर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होने वाले हैं। मतलब एक आगे बैठेगा, एक पीछे बैठेगा, एक बंदा सिखाएगा, एक बंदा चलाएगा। बाकी पीवीआर आइनॉक्स की बात करके चले तो उन्होंने भी एक स्कीम निकाली है, 99 रुपीज में या फिर 149 रुपीज में आपको मूवी टिकट मिल सकती है 300 सिनेमाज जो पीवीआर आइनॉक्स के अंदर आते हैं उसके अंदर। चाहे आप आईमैक्स देख लो, 3D देख लो, 4DX देख लो, स्क्रीन एक्स देख लो, कुछ भी देख लो भाई, सब इतने डिस्काउंट के अंदर मिलेगा। कहा जा रहा है जो बेवरेजेस ऑप्शन है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि भाई मेरे हिसाब से सिनेमा हॉल का बिजनेस थोड़ा खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उनको भी प्राइस कम करके फुटफॉल बढ़ाना पड़ेगा। मुझे याद है जब मैं छोटा हुआ करता था, बहुत सारे सिनेमा हॉल ना स्कीम निकाला करते थे कि अर्ली मॉर्निंग का शो देख लो तो आपको डिस्काउंट के अंदर मिलता था। 99 रुपीज में मैंने बहुत पिक्चरें देखी है। बाकी जेप्टो की बात करके चले तो उनका जो जीओवी है एनुअलाइज लेवल के ऊपर $4 बिलियन पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भाई थोड़े टाइम पहले की बात है $1 बिलियन था, 8 महीने के अंदर $3 बिलियन पे ले गए थे। 300% राइज, जनवरी से अभी तक 30% राइज ला चुके हैं। और अब सीईओ का कहना है कि भाई $4 बिलियन का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू लेके जाने वाले हैं। बहुत बड़ी बात है भाई। कंपनी ऑल्दो लॉस के अंदर ही ऑपरेट कर रही है, बट इनका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो बर्न है ना, वो 50% घटता हुआ दिखाई दिया पिछले 3 महीने के अंदर। और जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि पैसा भी रेस करे जा रहे हैं, नए नए डार्क स्टोर्स भी खोले जा रहे हैं, तो इनका प्लान ये है कि जो नए नए डार्क स्टोर्स बनेंगे उनको जल्दी एबिटा लेवल पे पॉजिटिव ले जाने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ टाइम में जेप्टो बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है भाई, और आईपीओ निकालने की तैयारी कर रहा है पहले से ही। बाकी सेबी की बात करके चले तो उन्होंने ब्लू स्टोन का 1000 करोड़ का आईपीओ अप्रूव कर दिया है। लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर आईपीओ फाइल किया गया था, अब वो आईपीओ निकाल रहे हैं। लेट्स सी आईपीओ कैसा जाता है। बाकी एथर वालों की बात करके चले तो उनका भी आईपीओ आ रहा है, तो उन्होंने अपना आईपीओ साइज भी कम किया है, वैल्यूएशन भी कम करी है। ये सवाल है भाई, थोड़ा समझने की कोशिश करना। पहले प्रेडिक्शन थी 17,000 से 20,000 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर पैसा रेस करेंगे, फिर खबर निकल के आई कि नहीं भाई 14,000 करोड़ के ऊपर अभी ये रेस कर रहे हैं। अभी कहा जा रहा है ये अपनी वैल्यूएशन और घटा के, पोस्ट मनी की बात कर रहा हूँ, 12,800 करोड़ रुपए ले जाने का प्लान कर रहे हैं। जहां ये पहले 3500 से 3700 करोड़ रुपए रेस कर रहे थे, अब ये 2900 से 3200 करोड़ के बीच में पैसा रेस करेंगे। रीजन क्या है? मार्केट सेंटीमेंट सही नहीं चल रहे हैं, इस चक्कर में आराम आराम से बनने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी भाई इस आईपीओ से करोड़पति तो बहुत सारे लोग बनेंगे, क्योंकि ऑफर फॉर सेल होने वाला है। फाउंडर और अर्ली इन्वेस्टर्स अपने इक्विटी बेचेंगे और घर पैसा लेके जाएंगे। बाकी ओला की बर्बादी के बाद में ईवी सेक्टर के जो आईपीओ है थोड़े खतरनाक तो लगे रहे हैं। बाकी निफ्टी 50 की बात करके चले या सेंसेक्स की बात करके चले तो कल लाल बंद होता हुआ दिखाई दिया। रेपो रेट भाई कट हुई, मुझे उम्मीद थी कि सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। पहले तो ये लग रहा था भाई मार्केट नीचे जाएगी, फिर उसके बाद में आरबीआई ने अनाउंसमेंट करी कि भाई रेपो रेट इस तरीके से होने वाला है। अब मुझे लगा कि भाई मार्केट अब इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी, बट फिर भी मार्केट लाल ही दिखाई दी। बाकी ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की बात करके चले तो उनके हिसाब से जो इंडियन आईटी कंपनीज है उनका ईपीएस कम होता हुआ दिखाई दे सकता है। 2 से 14% तक कहा गया है, और प्राइस टारगेट उन्होंने रखा है 5% से 35% तक का। लेट्स सी क्या होता है। बाकी आप देख लो कौन है ऊपर कौन है नीचे। बाकी इसी के साथ में आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। आप जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।